अन्नदाता कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक चर्चा से, जिसमें हम करेंगे चर्चा आय का नया साधन फूलों की खेती। यानी कि हम परंपरागत जो खेती कर रहे हैं उससे हट के भी जो हम व्यावसायिक खेती करें तो उसमें फूलों की भी खेती करी जा सके है, तो किस तरह इसने कर सके हैं और इस तरह के कौन कौन सी फूलों की खेती है जो किसान भाई कर सके हैं और उससे अच्छा लाभ ले सके हैं। इसके अलावा किसान भाइयों करवाएंगे मनोरंजन और साथ ही साथ करेंगे खेती बाड़ी से लगते और दूसरे समसामयिक विषयों के ऊपर चर्चा। पर इन सबसे पहला आओ करें चर्चा आय का नया साधन फूलों की खेती पर। तो जहाँ तक भाइयों फूलों की खेती यानी कि जिसने हम फ्लोरिकल्चर भी कहते हैं, फूलों की खेती और व्यापार है, और इसमें फूल उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और वितरण जो है वो शामिल है। और फूलों की खेती का जो पहला दर्ज प्रमाण मिला है वो है 1500 के दशक की शुरुआत में मिला है, जब हॉलैंड में ग्रीन हाउस में फूल उगाए जाते थे। और आज फूलों की खेती वैश्विक पहुंच वाला अरबों डॉलर का एक उद्योग बन गया है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में फूलों की खेती लगभग 20 बिलियन डॉलर का उद्योग माना जाए है या इससे भी ज़्यादा का, जिसमें कैलिफोर्निया फूलों का जो है सबसे बड़ा उत्पादक माना जाए है। और नीदरलैंड दुनिया में फूलों का सबसे बड़ा निर्यातक देश भी माना जाए है। उसके बाद जर्मनी और इटली जैसे देश हैं। तो फूलों की खेती सजावटी बागवानी का एक जो है भाग है, जो फूलों और सजावटी पौधों को उगाने, बेचने और उनको व्यवस्थित करने से संबंधित है। और फूलों की खेती को बड़े पैमाने पर ग्रीन हाउस उद्योग के रूप में माना जाता है, क्योंकि फूल और गमले वाले पौधे बड़े पैमाने पर जो है समशीतोष्ण जलवायु में पौधे उगाने वाली प्रणालियों में उगाए जा सकते हैं। हालांकि कुछ फूलों की खेती जो है बाहर नर्सरी में या फिर फसल के खेतों में जो है करी जा है। और फूलों की खेती के अर्थ में जो देखा जाए कि जो एक बेड सा बना ले हैं, बिस्तर सा बना ले हैं क्यारियों में, उसके पौधों की खेती और ग्रीन हाउस में उगाने या घर के अंदर घरेलू पौधों के रूप में जो है इस्तेमाल के लिए कटिंग का उत्पादन दोनों शामिल इसमें आ जाए। और जहाँ तक बागवानी की बात करें तो बागवानी पादप और कृषि की एक श्रेणी है जो फलों, सब्जियों और सजावटी पौधों जैसे उद्यान फसलों पर केंद्रित है। और ये शब्द भी ऐसे नहीं कहते हैं कि हॉट से आया है, जिसका अर्थ है बगीचा, और कोलोरिया जिसका अर्थ है रोपण करना। ये एक व्यापक शब्द है जो सभी प्रकार के उद्यान प्रबंधक जो हैं वो इस्तेमाल करें हैं। और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर गहन व्यावसायिक खेती को करने के लिए करा जाए है। और इसके साथ साथ देखा जाए आकार की नज़र में देखें तो बागवानी घरेलू बागवानी और खेत की खेती के बीच आवे है। हालांकि अलग अलग तरीके जो हैं स्वाभाविक रूप से इसके साथ जुड़ रहे हैं। तो फूलों की खेती के लिए उगाए जाने वाले फूलों के जो है प्रकार काफ़ी हद तक उस क्षेत्र की जलवायु या बाजार की मांग के ऊपर जो है निर्भर करें। हालांकि ये देखा गया है कि गुलाब और ऑर्किड जो फूलों की खेती उद्योग में सबसे ज़्यादा महंगे और मूल्य वाले फूल माने गए हैं, दुनिया भर में उगाए जहाँ हैं। और इन ज़्यादा मूल्य वाली फसलों के कुछ किस्में जो हैं खास जलवायु के लिए भी विकसित करी गई हैं। कोरिया में जो गर्म ग्रीष्मकाल और ठंडी सर्दियों के साथ समशीतोष्ण जलवायु का दावा करे हैं, तो किमिगायो जो कि एक प्रकार का ऑर्किड फूल है वो भी उगाया जा है। और इस तरह से जो देखें हैं तो फूलों की खेती जो है कई प्रकार से कर ले हैं। जिस तरह अभी हम जिक्र कर रहे थे कि बेड बना के या बिस्तर बना के क्यारियों में, ये वार्षिक पौधे हैं साल भर में हुआ है जिन्हें बाहर फूलों की क्यारियों में इस्तेमाल करने के लिए लगाया जा है। और इसकी शुरुआत जो है ऑफ सीज़न के दौरान घर के अंदर बीज बोने से लेकर और बाद में बढ़ते मौसम में पौधों की रोपाई से शुरू हो जाए। इसके अलावा जो लटकते पौधे आ जाए जिसने हैंगिंग प्लांट्स भी कहते हैं, ये लटकते टोकरी पौधे हैं या फिर सालाना या फिर बारहमासी सजावटी बर्तनों में फूल या पत्तेदार, और गुलाब और आंगन में छत से या फिर बाहर मंडेरों पे जो देखा होगा आपने, बाउंड्री वॉल जो आ जा है, बाहरी दीवार आ जाए, उनके ऊपर जो है सजावटी खंभों के रूप में अच्छी सुंदर रंगीन रस्सियों के साथ जो है लटकाए जा है। और इसके अलावा गमलों में लगे पौधे आ जाएँ, ये पौधे जो है न्यू कहते हैं इंडोर और आउटडोर दोनों के साथ साथ, यानी घर के अंदर छायादार अवस्था में भी और बाहरी में भी खुले मौसम में वहाँ पे जो है गमलों में रखे जा सकते हैं और छोटे बगीचों के लिए जो है बेहतर है। और ये खास तौर पर गमलों में लगाए जाने वाले पत्तेदार पौधे हैं। हालांकि कुछ फूलों वाले पौधों का भी इस्तेमाल अक्सर जो है गमलों में लगाए जाने वाले पौधों के रूप में कराया जा है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो सूखे पौधे हैं जो दूर से ऐसे लगाए जिन्हें सूखे हैं, और ये ऐसे फूल हैं जिनको सुखा के भी जो है विभिन्न अवसरों पर इस्तेमाल कराया जा सका है। और इनको जो है संभाल के भी रखा जा सका है, संरक्षित करके भी रखा जा सका है सुखाने के बाद और इस्तेमाल कर सके हैं।
और कटे हुए फूल, खिले हुए फूल या फूलों की कलियां हैं जिनको गुलदस्ते या सजावट में इस्तेमाल करें हैं। इनकी जड़ों, शाखाओं और पत्तों के साथ काटा जाए। कटे हुए फूल भी दो प्रकार के हो जाएं, नए कटे हुए फूल और गैर ताज़ा कटे हुए फूल। जैसे संरक्षित फूल रख लें, गुलाब है, कार्नेशन है, ऑर्किड, गुलदावदी, लिली, जरबेरा। और दूसरे ताज़े कटे हुए फूल जो हैं काफ़ी लोकप्रिय माने गए हैं और उनका काफ़ी हद तक जो है इस्तेमाल भी करा जाए। तो फूलों की खेती और बागवानी दोनों में जो है काफ़ी संभावनाएं। और जहाँ फूलों की खेती यानी फ्लोरिकल्चर की बात है तो खेती के व्यवसाय थोक फूल बाज़ारों, फूलों की दुकानों, खुदरा बाज़ारों जैसे दोनों को मिला कर देखा है तो हर जगह जो है इनकी संभावनाएं बढ़ जाएं। आजकल देखा जा रहा है कि ज़्यादातर छोटे शहरों में भी देखा जा रहा है, और पहले तो ये था कि भी बड़े शहरों में इनकी मांग ज़्यादा थी और बड़े शहरों में तो आज भी 12 महीने रहा है, पर अब धीरे धीरे प्रचलन बढ़ रहा है साज सज्जा का। तो ये देखा गया है कि छोटे शहरों में भी जो है इनकी काफ़ी खेती करी जा रही है। और फूलों की खेती जो है नर्सरी पौधों और रोपण सामग्री को बढ़ाने और वितरित करने के साथ साथ जो है सजावटी बागवानी और उद्यान रख रखाव पे जो है सामान्य तौर पे करी जा है। और कई प्रकार के पौधों और रोपण सामग्री की आपूर्ति के लिए जो है यो भी देखा जाए कि आसपास के जो बाजार भाव है क्या नहीं है, कहाँ से सामान मिलेगा, बीज मिलेंगे, अच्छी नस्ल के जो बीज मिलेंगे, अच्छे किस्म के बीज मिलेंगे, या फिर इंडोर आउटडोर या रसीले पौधे हैं या फिर घास है या नट है, बल्ब है, वो बल्ब कहते हैं उनकी जो गांठा जो लगाई जा है, ऐसे भी बहुत से आ जाए हैं, जड़ों के रूप में इस्तेमाल करे जा हैं। तो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं रोपण के लिए या फिर नर्सरी तैयार करने के लिए। ये फूलों की खेती के लिए जिन जिन फूलों का ज़्यादातर महत्व देखा गया है उनमें आ जाए जरबेरा है, मुकुना, सेंटेला आस्टिका है, अश्वगंधा, गुलाब, गेंदे का फूल, ग्लैडियोलस, कॉन्सेंड्रा, रजनीगंधा, चीन एस्टर, गुलदावदी। ये कई तरह के जो फूल हैं जो मौसम के अनुसार किसान भाई अपने खेतों में लगा सके हैं और इनसे को भी जो है शहरों में या जहाँ भी पास का बाजार है उसमें बेच के उससे अच्छा लाभ ले सके हैं। और धीरे धीरे किसान भाई परंपरागत खेती जो कर रहे हैं, खाद्यान्न फसलें उगा रहे हैं, गेहूँ धान वगैरह है, तो उसके साथ साथ भी किसान भाई अब अपना जो व्यावसायिक स्तर पर फूलों की खेती को भी तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ फूलों को जो है जहाँ तक देखा जाए लंबे समय से काफ़ी साज सज्जा के लिए जो है साथ साथ एक अच्छे रूप में इसको त्योहारों पर भी जो है इस्तेमाल किया जाए। माला के रूप में भी इस्तेमाल कर रहे हैं और वैसे भी गुलदस्ते के रूप में भी घरों में रखे जाएँ। और फूलों को जो है जन्मदिन के तोहफे, शादी के तोहफे या फिर बीमार रोगियों का इलाज करते समय और या कई तरह अवसरों पर जो है इनको चढ़ाया जा है। और आमतौर पर मंदिरों या दूसरे धार्मिक स्थलों में भी देखा गया है कि उनके आसपास भी फूल बेचे जा हैं और उनको जो है अपनी आस्था के अनुसार अपने इष्ट देव को समर्पित भी करे हैं, जो उनके मन के भाव को प्रदर्शित करे हैं। और इस रूप में रोजगार भी लोगों को मिल रहा है और सजावटी तत्व के रूप में भी फूलों का इस्तेमाल काफ़ी कराया जा रहा है, जो कि किसान भाई समय समय पर इनको इस्तेमाल कर सके हैं और बाज़ार में बेच के इनसे अच्छा फ़ायदा ले सके हैं। और धीरे धीरे औद्योगिक फूलों की खेती में देखा गया काफ़ी संभावनाएं हैं। वाणिज्यिक फूलों की खेती का भी दायरा तय करने में मिट्टी, पर्यावरण और इसके साथ साथ जनशक्ति का या परिवहन और मांग सभी महत्वपूर्ण कारक आ जाए। और इस तरह से जब इसकी तरफ लगे हैं तो काफ़ी उससे जो है फ़ायदा किसान भाई ले सके हैं। और इसमें जैसे जैसे इसकी तरफ जुड़ रहे हैं किसान भाई और ये भी जो है अवसर प्रदान कर रहा है, रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है, जो कि हमारे नए कृषक हैं या नए किसान भाई जो खेती की तरफ आकर्षित हो रहे हैं या किसान परिवारों से संबंध रखे हैं और अपने नए तरीके से खेती करना चाह रहे हैं, तो उसमें जो है इनको काफ़ी हद तक इस्तेमाल कर सके हैं फूलों की खेती करके। और नए नए जो मौसमी फूल हैं उनको लगा के अपने आसपास के शहर में या फिर जो दूर के शहर हैं जहाँ उनको अच्छा भाव मिले और उस आधार पर जो है किसान भाई फूलों को बेच के उनसे अच्छा आमदन ले सके हैं और एक आय का एक नया और अच्छा साधन जो है अपने सहायक धंधे के रूप में अपना के जो परंपरागत खेती कर रहे हैं उसके साथ भी मिला के इसको कर सके हैं और एक अच्छी आमदनी ले सके हैं। तो भाइयों यह तो करी हमने चर्चा आय का नया साधन फूलों की खेती पे और इब कराओगे मनोरंजन। तो आओ सुने यो लोकगीत। शिव शंकर से वर पाके तू बलियों में बलवान होया,
रामचंद्र से बैर लगा के दुनिया में नादान होया। रामचंद्र से बैर लगा के दुनिया में बदनाम होया। अपनी आंखें देख चुका श्री रामचंद्र की प्रभुताई। जनकपुरी के बीच जिन्होंने धनुष तोड़ सीता ब्याही। परशुराम की कला खींच ली, पूर्ण ब्रह्म है रघुराई। पत्थर शिला थी नार अहिल्या, चरण लगे मुक्ति पाई। पत्थर शिला थी नार अहिल्या, चरण लगे मुक्ति पाई। ताड़का और सुबाहु मारे, मारिच नीच हीरान हुआ। रामचंद्र से बैर लगा के दुनिया में नादान होया। पिता वचन से रघुनंदन ने राज त्याग वनवास किया। शूर्पणखा की नाक काट के खरदूषण का नाश किया। जिस बाली की काख बीच में तन 6 मास का वास किया। एक बाण से खत्म राम ने उस बाली का नाश किया। एक बाण से खत्म राम ने उस बाली का नाश किया। राज दिया सुग्रीव मित्र को, राज दिया सुग्रीव मित्र को। भगत दास हनुमान हुआ। रामचंद्र से बैर लगा के दुनिया में नादान हुआ। सीता की सुध को बेचा था हनुमान छेला बंका। असुर मार गया बाघ जाड़ और फूंक दई तेरी लंका। या शरण राम की ले लेने फिर बाजेगा जग का डंका। 18 पद्म है खोज राम की, शुद्ध होगा खोटे ढंका। 18 पद्म है खोज राम की, यो युद्ध होगा खोटे ढंका। जल पर शिला तराई जिसने, जल पर शिला तराई जिसने, वो मनुष्य श्री भगवान होया। रामचंद्र से बैर लगा के दुनिया में नादान होया।
सूरा नहीं कहलाता है, बाजीगर नहीं मर्द बने जो शीश काट दिखलाता है। गधा नहीं होता सूरवीर जो हरदम बोझ उठाता है। लंका वालों जोर लगा लो यू अंगद पैर जमाता है। लंका वालों जोर लगा लो यू अंगद पैर जमाता है। हार जीत का हुआ फैसला, हार जीत का हुआ फैसला यू साधु राम जमान होया। रामचंद्र से बैर लगा के दुनिया में नादान होया। शिव शंकर से वर पाके तू बलियों में बलवान होया। रामचंद्र से बैर लगा के दुनिया में नादान होया। सुनिया या बस फोन की आवाज को ना छोटे किसाना के बड़े सम्मान की आवाज है। कित साहूकारा थे बीज खाद खातर कर्जा लिया करते, फसल नुकसान पर रोया करते। मारा दुख दर्द समझा मोदी जी ने। एमएसपी बढ़ाई, सिंचाई बढ़ाई, बीमे का भुगतान बढ़ाया, ऑनलाइन मंडियां बनाई। और फिर भी वो कब ऐसे कि यो तो बस ट्रेलर से देश ने और आगे ले जाने की गारंटी मोदी जी की, और मोदी जी ने आगे ले जाने की गारंटी मेरी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं टेम्स हूं, मना आजादी पाछे एक के कुणबे के 3-3 आदमी मुखिया बनते देखे से, और फिर भी बड़े बड़े काम लटकते देखे से। हालात तो बदले से मोदी जी ने। बस 3 साल में नया संसद भवन, 6 साल में अटल टनल, 7 साल में अटल सेतु, 4 साल में बोगी बिल ब्रिज, 6 साल में कोसी रेल ब्रिज, 5 साल में सरयू नहर परियोजना, और घने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना के मैंने हेडलाइन नहीं डेडलाइन पे काम करने वाला एक सेवक देखे सा। जहां तक मैं बनती देखो सू कमल का बटन दबाओ, भाजपा ने जिताओ। और भाइयों अब देंगे मौसम की जानकारी। तो जहां तक आज के अधिकतम तापमान का सवाल है, आज अधिकतम तापमान रहा 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 27 डिग्री सेल्सियस। और कल का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम जो है 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जहां तक कल के कृषि कार्यक्रम की बात है, तो कल चर्चा का विषय रहेगा गिलोय की काश्त पर। आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे खेतों में फसलों की पैदावार कैसे बढ़ाएं, और जानकारी देंगे नींबू वर्गीय बागों की कीटों से रक्षा पे। तो भाइयों या तो बात करी हमने कल के कृषि कार्यक्रम की, और अब देंगे जानकारी जीवंत लोकतंत्र का महत्व के बारे में। तो अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से लोकतंत्र का महापर्व के अंतर्गत आकाशवाणी कुरुक्षेत्र अपने अपने सभी श्रोताओं विशेषकर अपने किसानों से जनहित में यह अपील कर रहा है कि सभी मत जो उत्तरदायी लोकतंत्र के लिए भारतीय संसदीय चुनाव 2024 में आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। अपने मत के प्रयोग से आप देश में जीवंत लोकतंत्र को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभा सके हैं। आप अपने से जुड़े सभी लोगों को मतदान करने के लिए भी प्रेरित कर सके हैं। जागरूकता और निर्भीकता के साथ आप अपने सभी नागरिक दायित्वों को पूरा करें। याद रखें, आपका मत है जरूरी, तो आइए करें मतदान, किसान करें मतदान, हम सभी करें मतदान। और इसके साथ साथ भाइयों अब देंगे जानकारी दाना और पानी पे। तो अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से बदलते मौसम और गर्मियों को ध्यान में रखते हुए जल ही जीवन है के अंतर्गत आकाशवाणी कुरुक्षेत्र अपने सभी श्रोताओं विशेषकर अपने किसानों से जनहित में यह अपील कर रहा है कि जल को व्यर्थ में ना करें बर्बाद। गर्मियों के दिनों में आप बेजुबानों, पशुओं और पक्षियों का भी ख्याल रखें।
इसके लिए आप अपने आसपास पानी के अलग अलग स्रोत जैसे पानी के घड़े, मटके, स्कोरे, पानी के कटोरे वगैरह जो है रखें। समय समय पर इनकी सफाई भी करें जिससे कि पशु पक्षी भी बीमार ना पड़ें। इनके खाने के लिए भी दाने भी रखना ना भूलें। और भाइयों, इस जानकारी के बाद अब देंगे जानकारी प्राकृतिक खेती के अंतर्गत प्राकृतिक कीटनाशक नीमास्त्र का महत्व है, उपयोग है। तो जहाँ तक भाइयों नीमास्त्र की बात है तो ये एक प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल कराया जा है और ये रस चूसक फल तना छेदक को नियंत्रित कर सके हैं। और इसकी एक बात और भी है, खासियत कह लें इसको, कि 6 महीने तक जो है इसको स्टोर करके रख भी सकें। ये बात आवे कि इसने बनाओ है किस तरह। तो एक बर्तन में 100 लीटर पानी भर लें। इसमें 5 लीटर देसी गाय का मूत्र मिलाना है, साथ ही 5 किलो देसी गाय का गोबर भी इसमें मिला लेना है। कुटी हुई 5 किलो नीम की पत्तियां और कुटी हुई निम्बोड़ी यानी कि नीम के बीज वगैरह भी जो है इसमें मिला लें। इस मिश्रण को 24 घंटे के लिए जो है रख दें। लकड़ी डंडे की सहायता से दिन में 2 बार जो है इस घोल को घुमाते रहें। इस घोल को सूती कपड़े से छान लेना है और इस घोल का स्प्रे 100 मिलीलीटर प्रति 5 लीटर पानी में घोल कर जो है सभी रस चूसने वाले और मिलीबग के प्रकोप होने पर जो है इसको इस्तेमाल कर सके हैं और किसान भाई इससे ज़्यादा फ़ायदा ले सके हैं। तो इस तरह से किसान भाई नीमास्त्र को बना के और इसको अपने ही खेतों में, फसलों में, अपने गांव में ही इसको तैयार कर सके हैं और एक सस्ता कीटनाशक के रूप में जो है इसको इस्तेमाल कर सके हैं। और भाइयों, इस जानकारी के बाद ही करेंगे चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत ज्वार की बिजाई में सावधानियों पर। तो जहाँ तक भाइयों ज्वार की बात है तो चारा वाली फसलों में ज्वार जो है गर्मी और खरीफ की एक बहुत ही अहम फसल मानी जा है, बल्कि चारा की अहम फसल मानी जा है, जो कि खरीफ चारे के जो 60 से 70% मांग को पूरा करे है। पशुओं के चारे के अलावा ज्वार को जो है इथेनॉल बनाने, सूखे चारे और खाद्यान्न के रूप में भी इस्तेमाल कर सके हैं। और इसने जो है गर्मी के मौसम में इसको आजकल के दिनों में भी किसान भाई लगा सके हैं। जो लगाना चाह रहे हैं ज़्यादा पछेत ना करें और खेत तैयार करके जो है इसको बिजाई जो है इसकी पूरी कर लें। और जिससे कि क्योंकि समय पे लगाओगे तो समय पे जो है किसान भाइयों के पशुओं को जो है हरा चारा भी मिलेगा और दूध की गुणवत्ता और मात्रा में भी कमी नहीं रहने की, जो उनको लगातार गर्मियों में जो है हरा चारा मिलता रहेगा। क्योंकि ज्वार का पौधा देखा गया है कि कठोर होने के कारण प्रतिकूल परिस्थितियों में भी यानी कि ज़्यादा तापमान में भी और सूखे को सहन करने की क्षमता रखा है। इसलिए इसको जो है कम पानी या खुश्क इलाकों में भी हरे चारे के लिए इस्तेमाल करें। हरा और मीठा चारा तेज़ी से बढ़ने की क्षमता, ज़्यादा चारा उत्पादन गुण जो है चारे को आदर्श चारा की फसल के रूप में बनावे हैं और किसान भाई इसको चाक है लगावे भी हैं अपने खेतों में अपने पशुधन के लिए। और हरे चारे के अलावा इसको सूखे चारा या फिर साइलेज के रूप में भी जो है पशु चारे के लिए इस्तेमाल करें हैं। और ज्वार के देखा गया है कि इसमें हरे चारे में पौष्टिकता की दृष्टि से देखें तो प्रोटीन 6 से 11%, शर्करा 8 से 17%, कैल्शियम 20 से 35%, फाइबर 30 से 32% और लिग्निन 6 से 7% तक जो है पाए जा हैं। जो दूसरे चारों की अपेक्षा इसकी पाचन क्रिया, स्वादिष्टता और पशु स्वास्थ्य को बनाए रखने में जो बहुत ज़्यादा उपयोगी इसको माना गया है। और इसके साथ साथ जब इतनी इसमें खासियत है तो ये बात यह भी आवा है कि किसान भाई जो हैं इसकी काश्त ज़रूर करेंगे अपने पशुधन के लिए, एक पौष्टिक चारा लेने के लिए उन अपने पशुधन के लिए। तो बात यह आ जाए कि इसकी जो है उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं जो किसान भाई अपने खेतों में लगा सके हैं और उससे अच्छा फ़ायदा ले सकें। तो उनमें है SSG 59-3, हरियाणा चरी 171, हरियाणा चरी 136, हरियाणा चरी 260, हरियाणा चरी 308, हरियाणा ज्वार 513 और हरियाणा ज्वार 541 जो हैं अच्छी किस्में मानी गई हैं। इसके अलावा संकर प्रजाति की किस्में जो आ जाए हैं उसमें CSH 20, MF और CSH 24, MFB जो है वो हमारे भारत में इनकी खेती करी जा रही है और अच्छा पैदावार जो है इनसे मिल रही है। इसके अलावा मिठी सूडान जो कि SSG 59-3 के नाम से भी जानी जा है, यह प्रजाति जो है भारत में ज्वार उगाने वाले सभी इलाकों के लिए अनुमोदित करी गई है और यह प्रजाति मिट्टी है, 3 से 5 कटाइयाँ देने में सक्षम है। अच्छी पैदावार हरे चारे के रूप में किसान भाई इससे ले सके हैं और जिससे चारा लंबे समय तक किसान भाइयों को मिलेगा। खास करके जब दूसरे चारों की कमी हो जाए तो
मिट्टी सूडान या SSG 59 की किस्म जो है हरे चारे के रूप में खेतों में उपलब्ध रहेगी। और इस किस्म को जो देखा गया है ये आजकल के दिनों से लेकर नवंबर तक 3 से 5 कटाइयों में इसको में से 300 क्विंटल प्रति किले के हिसाब से हरे चारे की पैदावार मिल जाएगी। और इस किस्म में फूट की क्षमता ज़्यादा है दूसरे किस्मों की अपेक्षा। इसका सिट्टा खुला लंबा है, इसलिए इस किस्म में दाने की पैदावार भी जो है दूसरी किस्मों की अपेक्षा जो देखा गया है लगभग उसके बराबर मिल जाए है। हाँ, कई कई किस्मों में जो जहाँ दाना सिट्टे में थोड़ा सा कम होगा तो थोड़ी कम हो सका है। और यह किस्म सूखा, लवण और जल जमाव के प्रति सहनशील मानी गई है। इसी तरह से CSH 20MF किस्म भी जो है वो एक अच्छी किस्म है। इसके पत्ते लंबे और चौड़े हैं। इसका जो है लौ जो ले आया है तो दूसरा कटाव तीसरा कटाव जो है अच्छी क्षमता वाला है। 2 से 3 कटाई देने वाली प्रजाति है। संकर प्रजातियों में शुष्क और अर्धशुष्क इलाकों के लिए बेहतर है। इसके हरे चारे की औसत पैदावार 340 से 350 क्विंटल प्रति किले तक किसान भाइयों ने मिल जाए है। और सूखे चारे की पैदावार 95 से 100 क्विंटल प्रति किले तक जो है इससे ले सके हैं। इसी तरह से CSH 24MF जो प्रजाति है यह भी एक संकर प्रजाति है और भारत के ज्वार उगाने वाले सभी इलाकों के लिए जो है यह अनुमोदित करी जाए। इस प्रजाति का विकास भी जो देखा गया बहुत तेज़ी से हुआ और इसमें 2 से 3 कटाई देने वाली क्षमता है। इसके हरे चारे में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है जो कि पौष्टिकता को भी बढ़ावा है, स्वाद को भी बढ़ावा है। इसके हरे चारे की औसत पैदावार 350 से 360 क्विंटल प्रति किले तक है। सूखे चारे की पैदावार 90 से 95 क्विंटल प्रति किले तक मिल जाए। हरियाणा चरी 136 जो है यह प्रजाति लंबी है, मिट्टी है, रसदार है और 2 कटाइयाँ देने में सक्षम है और देर से थोड़ा पका है। इसके पत्ते ज़्यादा लंबे और चौड़े हैं जो पकने पर भी हरे दिखाई देंगे। और हरे चारे की औसत पैदावार लगभग 200 से 240 क्विंटल प्रति किले तक और सूखे चारे की पैदावार 70 से 75 क्विंटल प्रति किले तक जो है इससे मिल जाए। इसके साथ साथ इस प्रजाति के जो है किसान भाई जिनके पास सीमित सिंचाई के साधन हैं वो भी जो है इसको लगा सके हैं। और जहाँ तक हरियाणा चरी 171 की बात है तो इस किस्म को जो है किसान भाई लगा कर अच्छा फ़ायदा ले सके हैं क्योंकि यह एक मध्यम लंबाई वाली मिट्टी रसदार और चौड़े पत्तों वाली प्रजाति है। यह लाल पत्ती रोगरोधी है। इस किस्म से हरे चारे की औसत पैदावार 180 से 185 क्विंटल प्रति किले तक और सूखे चारे की पैदावार 70 से 75 क्विंटल प्रति किले तक जो है किसान भाइयों ने पैदावार मिल जाए। और माइट के लिए अवरोधी है। 110 से 112 दिन में जो है यह पक्के भी तैयार हो जाए जो बीज से बीज के लिए इसको रखना है। हरियाणा चरी 260 भी एक अच्छी किस्म मानी जाए। लंबे और चौड़े हरे पत्ते हैं। पत्ता रोगरोधी प्रजाति है। सूखे चारे की औसत पैदावार 180 से 200 क्विंटल तक जो है इसकी पैदावार ले सके हैं किसान भाई हरे चारे के रूप में और सूखे चारे के रूप में 70 से 75 क्विंटल प्रति किले तक मिल जाए। इसी तरह हरियाणा चरी 308 भी किस्म बहुत बढ़िया है, लंबी है, रसदार है, लंबे और चौड़े पत्तों वाली प्रजाति मानी गई है। इस तरह से किसान भाई अपने खेतों की तासीर के अनुसार कोई भी जो है इनमें से किस्म का चुनाव करके उसको अपने खेतों में लगा सके हैं। और आजकल का समय जो है इसके लिए बेहतर चल रहा है। खेत में जो नमी की कमी दिखाई दे रही है तो अच्छा प्रयोग कर लें। बतर आने पर जो है किसान भाई इसकी बिजाई कर सके हैं। और उसमें जो देखा गया है कि मिट्टी सूडान घास 59 में ऐसा है कि 1 से 2 क्विंटल बीज प्रति किले के हिसाब से जो है इस्तेमाल करे जा सके है। और उसको जो है किसान भाई समय पे जो है बिजाई पूरी कर लें जिससे कि समय पे किसान भाई जो है उससे अच्छी पैदावार अपने खेतों से ले सके। तो भाइयों या तो करी हमने चर्चा नई फसल नई उम्र के तहत ज्वार की बिजाई में सावधानियों पे। और इसी के साथ हमारे आज के अन्नदाता कार्यक्रम का समय का समाप्त है। तो वीरेंद्र भाई ने इजाज़त दो। अच्छा भाइयों, राम राम।